तो हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास जो ग्लूकोज है भाई, ग्लूकोज से हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं। अब ये पायरुविक एसिड आगे जाके दो टाइप से ब्रेक होंगे। कैसे? या तो आगे जाके इनका एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है, या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। दो टाइप के रेस्पिरेशन आगे जाके ये फॉलो करेगा। तो हम वन बाय वन करके दोनों रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। एरोबिक आप समझते हो ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यस ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगा, और एनारोबिक में ऑक्सीजन का एब्सेंस होगा। तो अब सबसे पहले हम यार स्टार्टिंग विद एरोबिक रेस्पिरेशन। लिखो। तो सबसे पहले ये ऐसे याद रखना कि जिस भी इंडिविजुअल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, तो सबसे पहले उसकी सेल के साइटोप्लाज्म में क्या चल रहा होगा? ग्लाइकोलाइसिस। साइटोप्लाज्मिक ग्लाइकोलाइसिस हुआ होगा ना। यस। अब इमेजिन कर लो, वी हैव अ सेल। ये मेरे पास लेट सपोज एक सेल है, ठीक है। इस सेल का ये सेंटर में न्यूक्लियस, हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ा है। और ये बाहर इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। इसी के पास में क्या होता है? गोल्जी एप्परेटस, लाइसोसोम्स वगैरह होता है। यहीं पे एक सेल ऑर्गेनेली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नहीं होता है? हमने जब आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तो एक लाइन देखी थी एनसीईआरटी में, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका मतलब जो एरोबिक रेस्पिरेशन अब चलेगा, कहाँ पे चलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये मेरा साइटोप्लाज्म है बाहर। साइटोप्लाज्म क्या हुआ मेरे पास? ग्लाइकोलाइसिस हुआ। इमेजिन करके चलना, सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ग्लाइकोलाइसिस से क्या बन गया? पायरुविक एसिड बन गया। बन गया पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से निकल के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला जाएगा। मैट्रिक्स क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का जो अंदर वाला पार्ट था, सारा मैट्रिक्स था। समझ नहीं आएगा तो बोल देना मैम समझ नहीं आ रहा है, ऐसे ही यस मैम मत बोलना। तो अब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एक और रिएक्शन चलेगी। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में एक और रिएक्शन चलेगी, जिसको हम बोलेंगे लिंक रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमको क्या पढ़नी है? लिंक रिएक्शन पढ़नी है। हमारे पास पायरुविक एसिड बन के आया। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला पता है क्या होता है? दो पायरुविक एसिड बने ना, CH3COCOH, दो मॉलिक्यूल्स है। इसके साथ कंबाइन होता है क्या? एकदम ध्यान से लिखना इस वाले चीज को। इसके साथ दो कोएंजाइम ए आके बाइंड करते हैं। COA का मतलब होता है को एंजाइम ए। ठीक है, क्योंकि एक पायरुविक एसिड से एक कोएंजाइम ए जुड़ेगा, तो इसलिए हमने दो कोएंजाइम ए लिखे। समझ में आया? फिर इसी के साथ मेरे को चाहिए यहाँ पे 2Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव ग्लाइकोलाइसिस में कैसे बिहेव कर रहे थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करते हैं। अब क्या होगा इसमें? आपकी रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी क्या बन जाएगा? आपके पास दो मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके एसिटाइल CoA बन जाएगा। मतलब ये जो पायरुविक एसिड है ना, ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब उसके साथ कोएंजाइम ए जुड़ेगा,
तब हम इसको बोल देंगे एसिटाइल CoA। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर से दो CO2 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, प्लस आपका साथ में बन जाएंगे 2NADH2। दो ही एन है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट NAD पॉजिटिव, ये अपने अंदर H पॉजिटिव ऐड कराएगा और NADH2 बन जाएगा। यस सुहानी, यस तनिष्का, यस सुश्री। मैम जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा ना? जो ग्लाइकोलाइसिस है वो तो पूरा साइटोप्लाज्म में ही होता है। ग्लाइकोलाइसिस में मेरे पास क्या बन के मिला, मेरे को पाइरुविक एसिड मिला ना। यस मैम। तो पाइरुविक एसिड अब साइटोप्लाज्म से निकल के कहाँ चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स में जाते ही मैट्रिक्स में उसको मिला कोएंजाइम और NAD पॉजिटिव, उसके साथ रिएक्ट करके उसने एसिटाइल CoA बना लिया, CO2 बना लिया और NADH2 बना लिया। ये रिएक्शन हुई, और ये एक रिएक्शन होती पता है किसकी हेल्प से है, एंजाइम लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम का नाम होता है पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, क्योंकि CO2 निकला और यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऐड हुआ, तो पाइरुवेट डी हाइड्रोजिनेज। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है ना। यस मैम। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ होगा, CH3COH, ये CO तो निकल के जाएगा ही जाएगा यहाँ से, तो दो पायरुविक एसिड है, इससे दो CO2 निकल गए। डन। तो ये है हमारी पूरी लिंक रिएक्शन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है लिंक रिएक्शन कहाँ पे होती है, लिंक रिएक्शन में क्या बनता है। लिंक रिएक्शन में दो एसिटाइल CoA एंजाइम, दो एसिटाइल CoA के कंपाउंड हमें मिले। एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये मेरे पास जो पायरुविक एसिड था कितने कार्बन कंपाउंड था, 3 कार्बन। इसमें से एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन निकल गई, यस मैम। तो एसिटाइल कितना कार्बन बच गया, 2 कार्बन। देखो इसको भी इसके ऊपर। कोई डाउट है तनिष्का? मैम ये को ए क्या है? कौन सा? को ए। बेटा कोए को कोएंजाइम ए बोलता है, कोएंजाइम। इसका क्या काम होता है? इसका काम ऐसे होता है जैसे एंजाइम वाला पार्ट आपने पढ़ा होगा ना, वहां पे कोएंजाइम को फैक्टर्स पढ़े होंगे। ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है, सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाते हैं और सबस्ट्रेट के साथ जुड़ के उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने में हेल्प करता है। ओके। एकदम एंजाइम के असिस्टेंट समझ के चलो आप। सृष्टि कोई डाउट है? यस मैम, इस रिएक्शन की मैम प्रोडक्ट वाली साइड पे जो दो कार्बन कंपाउंड बने हैं मैम वो तो समझ आ गए, पर ये CO2 वाला कार्बन कहाँ से आया? बेटा देखो ना, पायरुविक एसिड के पास 3 कार्बन है, यस मैम। वहां से एक कार्बन, दो पायरुविक एसिड है तो दो कार्बन निकले इन द फॉर्म ऑफ CO2, तभी तो दो कार्बन बच गए वहां पे। ओके मैम। 3 में से दो निकले, दो बच गए, एक ऐसे CO2 निकल गया। ओके मैम। सबको डन? बाकी और किसी को? नवनीत, तनु, मुस्कान, तशा, कोमल, चिंकी, दक्ष, आयशा, चेतना। आपके बीच बीच में से वॉइस ब्रेक हो रही है। किसी को डाउट है? No, ma'am. नो मैम। यशिका, पीयूष, यशिका, समीक्षा, नोरा। चलो फिर आगे चलते हैं। तो हमने सेकेंड रिएक्शन करा ली जो कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो पाऊंगी। अब जो एसिटाइल CoA बना ना, ये एसिटाइल CoA अब एक नई रिएक्शन में जाएगा, जिस रिएक्शन को हम बोलेंगे क्रेब्स साइकिल। ये साइकिल भी कहाँ पे होती है, मैट्रिक्स में ही होती है। अब इसको लिखो क्रेब्स साइकिल। देखो मैम एक मिनट रुको।
क्या? यस मैम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब लिखो क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल हेंस क्रेब्स साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इसी साइकिल को हम ट्राई सिट्रिक एसिड साइकिल बोल देते हैं। इस साइकिल में होगा क्या, जो अभी मेरे पास क्या बन गया है, एसिटाइल कोए बनाना, Yes, ma'am. वो एसिटाइल कोए के साथ आगे रिएक्शन कंटिन्यू होगी। क्या रिएक्शन होगी? आपके मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। ये एसिटाइल कोए, कितने एसिटाइल कोए हैं? 2 एसिटाइल कोए। तो इसका मतलब पूरी साइकिल हमें कितनी बार रन करानी पड़ेगी? एक साइकिल 2 बार रन करानी पड़ेगी ना। तो एक साथ एक साइकिल में सिर्फ एक एसिटाइल कोए एंटर हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे साइकिल हमारी 2 बार रन। तो इसके साथ ध्यान से समझ लेना, पहले बाद में लिख लेना, ठीक है। एसिटाइल कोए के साथ ऑक्सैलो एसीटेट या फिर वी कैन कॉल इट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं हम वो एक। इसके साथ रिएक्ट करेगा। एसिटाइल कोए कितना कार्बन कंपाउंड है? 2 कार्बन। कार्बन कंपाउंड। ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है। तो इन दोनों के मिलने से जो कंपाउंड बनेगा वो कितने कार्बन बने? 6 कार्बन कंपाउंड। तो मेरे पास बन के आएगा सिट्रेट विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। फिर यही सिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा आइसो सिट्रेट में विच इज ऑल्सो अ 6 कार्बन कंपाउंड। Then this isocitrate get converted into alpha keto butyrate, इसमें कन्वर्ट हुआ। दिस इज ऑल्सो, दिस वन इज अ 5 कार्बन। अब आप सोचो 6 कार्बन से 5 कार्बन कंपाउंड बन रहा है। एक कार्बन कहाँ हो गई? एक कार्बन लोस्ट हुई होगी इन द फॉर्म ऑफ CO2. CO2। वेरी गुड, ठीक है। फिर यही अल्फा कीटो ग्लूटारिक ग्लूटारेट या ग्लूटारिक एसिड कुछ भी बोल देते हैं, मेरे को ग्लूटारिक एसिड याद रहता है। सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हो, कोए कोएंजाइम। दिस इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। तो अगेन एक CO2 लॉस्ट हुआ होगा। Yes, ma'am. फिर ये सक्सिनाइल कोए कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट में। then this succinate get converted into fumarate, then this fumarate get converted into malate, and then this malate get converted into वापस xalo एसिडेट। तभी तो इसको साइकिल बोल रहे हैं हम। इसको थोड़ा सा साइकिल वाली फॉर्म में ऊपर लिख देती हूँ, दिखने में अच्छा लगेगा। अब फिर से आज लग रहा होगा मैम ये तो इतने सारे नाम आ गए, अब तक तो हम उसी ग्लाइकोलाइसिस को लेके परेशान थे। मैम पूरा 4 कार्बन कंपाउंड चलेगा ना ऑक्सैलो एसीटेट तक? हाँ, ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन, क्योंकि देखो यहाँ से 4 कार्बन, सक्सिनेट भी 4 कार्बन, फ्यूमारेट भी 4 कार्बन, मेलेट भी 4 कार्बन, ऑक्सैलो एसीटेट। ये सृष्टि, मैम ये सिट्रेट और आइसोसिट्रेट क्या है? सृष्टि आपकी आवाज बेटा बहुत कम आ मैम रही है। ये सिट्रेट और आइसोसिट्रेट। सिट्रेट और आइसोसिट्रेट दोनों के आइसोमर्स हैं, दोनों आइसोमर्स हैं। अच्छा ओके मैम। सिट्रेट आइसोसिट्रेट लिख लो इस साइकिल को। अच्छा लिखना स्टार्ट कर दिया गया, एक बार मैं इसको फिनिश कर लूं ना। अब याद रखना कि ये मेरे पास 2 कार्बन कंपाउंड है, सिट्रेट 6 कार्बन, आइसोसिट्रेट। याद क्या रखना है, ये जो मेरे पास अल्फा कीटो ग्लूटारेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें याद रखना कि इस अल्फा कीटो ग्लूटारेट से एक स्टेप पहले और एक स्टेप बाद में सबसे बड़े बड़े काम होता है। याद करा रही हूँ चीजें, सुन लो। अल्फा कीटो ग्लूटारेट से एक स्टेप पहले एक स्टेप बाद में बड़े बड़े काम होते हैं। क्या बड़े बड़े काम हुए?
इससे एक स्टेप पहले ही CO2 रिलीज हुआ, एक स्टेप बाद में CO2 रिलीज हुआ। इसके एक स्टेप पहले ही एक NaDH2 बना, किससे? Na पॉजिटिव से, और इसके एक स्टेप बाद में भी एक NaDH2 बना। याद रहेगा, इससे पहले बाद में बड़े बड़े काम होते हैं। भैया अब यहाँ पे आप देख रहे हो सक्सिनाइल कोए सक्सिनेट दोनों सेम सेम है ना। सक्सिनाइल कोए ये एंजाइम की फॉर्म में है और सक्सिनेट सबस्ट्रेट की फॉर्म में है। तो यहाँ पे भी एक एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ GTP। और किससे रिलीज होती है? GDP, और उसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करता है। और याद रखना है GTP इज इक्वल्स टू ATP। GTP जो है बिल्कुल ATP की फॉर्म में होता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे इस साइकिल में पहली बार ATP कहाँ रिलीज हो गया, तो आप क्या बोलोगे? सक्सिनाइल कोएंजाइम। सक्सिनाइल के बाद। सक्सिनाइल। तो इसका मतलब जो सक्सिनाइल को ऐसे सक्सिनेट बन रहा है, इस रिएक्शन को मैं SLP रिएक्शन बोल सकती हूँ। ग्लाइकोलाइसिस में समझाता है SLP किसको बोलता है, फर्स्ट टाइम वाली। बताओ, एक सेकेंड होल्ड करना। सबस्ट्रेट लेवल। हाँ, तो मैंने क्या बोला था? SLP रिएक्शन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब वो रिएक्शन जिसमें पहली बार ATP मिलेगा मुझे। तो यहाँ पे GTP इज इक्वल्स टू ATP। GTP ATP सेम सेम पागल होती है। मैम जब ये पहली बार हमको यही पे मिल रहा है ना ये सृष्टि? मैम ये GTP और ATP सेम से नहीं है तो ATP ही लिख सकते हैं। नहीं, GT, क्योंकि देखो ना एक चीज होती है, एनर्जी 3 फॉर्म में रिलीज होती है, या तो ATP की फॉर्म में होती है रिलीज, या फिर NADH, या फिर FADH। एक ATP का मतलब तो एक ATP ही है, ठीक है। NADH का मतलब होता है 1 NADH इज इक्वल्स टू 3 ATP, और 1 FADH इज इक्वल्स टू 2 ATP, और 1 GTP इज इक्वल्स टू 1 ATP। तो इसका मतलब ATP और GTP बात एक ही है ना, क्योंकि इक्वल्स टू 1 ATP है। यस मैम। तो इसलिए हम वहां पे उसको फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं, SLP स्टेप। SLP स्टेप फुल फॉर्म तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। याद कैसे रखोगे? GTP ATP सेम सेम है, और इस पूरी रिएक्शन में सेम सेम कौन है? सक्सिनाइल कोएट सक्सिनेट, वही दोनों सेम सेम है। जैसे ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और GTP की फुल फॉर्म गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तीन ही फॉस्फेट उसके पास है, तीन ही फॉस्फेट इसके पास है। आ गया सबको समझ में? अल्फा कीटोग्लूटारेट से पहले पहले बड़े काम होते हैं, जहां सेम सेम होता है वहां सेम सेम वाली एनर्जी रिलीज होती है, GTP ATP वाली। सक्सिनेट से फ्यूमारेट बन रहा है, F वाला कंपाउंड बन रहा है, तो एनर्जी भी किस फॉर्म में रिलीज होगी? F की फॉर्म में रिलीज होगी। F की फॉर्म वाली एनर्जी कौन सी होती है? FADH2। किससे बनी है? FAD से एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो अब फ्यूमरेट है, F4 फ्यूमरेट और F वाली एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को रिलीज कराने के लिए एक स्पेशल एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्पेशल एंजाइम का नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? पता है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रिएक्शन कहाँ चल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और ये एंजाइम पता है ये एंजाइम कहाँ रहता है? ये एंजाइम रहता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका मतलब ये एंजाइम स्पेशली इस रिएक्शन को कंडक्ट कराने के लिए, कौन सी रिएक्शन को? सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनवाने के लिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से निकल के मैट्रिक्स में आता है। तो हुआ ना स्पेशल एंजाइम। यस मैम। क्या ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट चीज याद रखना, फ्यूमरेट से मैलेट बनाते टाइम कुछ नहीं, क्योंकि M की फॉर्म में कोई एनर्जी मेरे पास नहीं होती। फिर मैलेट से जब ऑक्सालो एसीटेट बनवाएंगे
तब मेरे पास एक और NaDH2 रिलीज होगा, किससे? NAD पॉजिटिव से। ये है मेरे पास पूरी क्रेब्स साइकिल जो आप लोगों को याद करनी है। पहले इसको लिख लो, फिर इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। लिख लो इसको, जैसे मैंने लिखा हुआ है ना एग्जैक्टली, एक एक चीज वैसी लिखना। नंबर ऑफ कार्बन भी, किस स्टेप पे किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एंजाइम लिखा है वो एंजाइम किस। लिख लो, चलो जल्दी जल्दी से। जब हो जाए बताना, सो दैट आप लोगों को मैं इसकी ट्रिक बता पाऊँ। मैम हो गया। एवरीवन, 2 सेकंड। यस मैम। मैम हो गया। हो गया? यस। चलो फिर अब आप बच्चे लोगों को ट्रिक याद रखते हैं। अब देखो बच्चों, ट्रिक से आप लोगों को ये कंपाउंड्स के नाम तो याद रह जाएंगे, थोड़े थोड़े से याद रह जाएंगे कि किसके बाद क्या आता है। सबसे मेन डिफिकल्टी हमको वही रहती है। तो एक बार पहले ट्रिक देख लो और फिर उस ट्रिक से इसको रिलेट करना। ट्रिक लिखो, अ सिटी इज kept silent for military operations। तो इसका मतलब सबसे पहले ये रिएक्शन स्टार्ट किससे होगी? एसिटाइल कोए से स्टार्ट होगी। सबसे पहले रिएक्शन एसिटाइल कोए से स्टार्ट होगी, फिर एसिटाइल कोए के साथ ऑपरेशन एंड बाइंड करेगा और क्या बनेगा? सिट्रेट बनेगा। सिट्रेट से इज आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से केप्ट अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से साइलेंट, साइलेंट में दो याद रखना। सबसे पहले एंजाइम बनेगा, क्योंकि पहले एंजाइम बनेगा, सक्सिनाइल कोए बनेगा, तभी तो प्रोडक्ट बन पाएगा ना, सक्सीनेट। Yes, सेम ma'am. सेम है, तो पहले एंजाइम फिर प्रोडक्ट। 4 फ्यूमारेट, मिलिट्री, मैलेट एंड ऑपरेशन ऑक्सैलोएसीटेट। एसिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। और सबसे ज्यादा मेहनत हमें क्या लगेगी? सिटी को साइलेंट रखने में। तो सबसे जो मेहनती वाला काम है वो रखना है ना, केप्ट है तो उससे पहले ज्यादा मेहनत होगी, उसके बाद में ज्यादा मेहनत होगी। साइलेंट याद रखना कि साइलेंट, साइलेंट में छिपी हुई एनर्जी है, किस फॉर्म में? एटीपी के जैसा है। जीटीपी और एटीपी एक दूसरे के साइलेंट वाले फ्रेंड्स हैं, इसलिए पहली एनर्जी वहां पे जीटीपी के फॉर्म में। फ्यूमारेट पे आते हुए एफ की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। मिलिट्री को कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, तो इसलिए एम वाले पे कोई एनर्जी नहीं। एम के बाद जब ऑपरेशन होंगे उस पे फिर एक और NADH2 रिलीज होगा। Okay, हो ma'am. जाएगा याद? यस मैम। यस मैम। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस पूरी रिएक्शन में मेरे को क्या क्या मिला, 1 2 3, 3 NADH2 मिल रहे हैं, 3 NADH2। Yes, ma'am. कितने CO2 मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे? 2 CO2 मिल रहे हैं। तो यस मैम। अब जरा टाइम आ जाता है
अपनी जितने भी हम लोग देखो, एक बार वापस से पढ़ा बता, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने जो फूड खाया उस फूड से हमें क्या बनानी है, एनर्जी बनवानी है ना। और एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए होती है, एटीपी फॉर्म, किस फॉर्म में। तो फूड को सबसे पहले मेरे को कहाँ पे लेके जाना पड़ा, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस में मेरे को कितनी एनर्जी मिली थी, 2 एटीपी मिले थे और 2 एनएडीएच मिले थे। फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद मेरे को क्या कराना पड़ा था, लिंक लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में मेरे को 2 CO2 मिले थे और 2 NaDH मिले थे। फिर लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब्स साइकिल। अब याद रखना, क्रेब्स साइकिल कितनी बार रन होगी, 2 बार रन होंगी ना। 2 बार। 2 एसिटाइल को है तो उसके जितने भी प्रोडक्ट है उनकी मल्टीप्लाई 2 करेंगे। कितने NaDH2 थे, 3, तो 3 2 जा 6। 6 NaDH2। एक जीटीपी मिल रहा था तो 2 रिएक्शन के लिए 2 जीटीपी। एक FADH2 मिल रहा था तो 2 रिएक्शन के लिए 2 FADH2। और 2 ही CO2 मिल रहे थे तो 2 रिएक्शन के लिए 4। तो ये मेरा टोटल गेन हुआ या नहीं हुआ एक एरोबिक रिएक्शन का। काउंट करना, अब इनकी एटीपी निकालो, टोटल कितनी एटीपी हुई। इन NaDH को भी एटीपी में कन्वर्ट करना, FAD को भी एटीपी में कन्वर्ट करना, निकालो सबके सब टोटल काउंट करो जल्दी से। एक चीज, लिंक रिएक्शन में 2 NaDH मिल रहे थे और 2 CO2 मिल रहे थे, वो वाली चीज क्लियर है ना, कि एक पायरुविक एसिड से एक NaDH, 2 पायरुविक एसिड से 2 NaDH। मैम एक बार पीछे वाला पेज दिखा दो, मैम 38 आ रही है। सृष्टि क्या बोल रहे हो आप, प्रीवियस पेज दिखा दो। प्रीवियस स्लाइड। तो छोटी क्लासेस में क्या पढ़ते हैं हम, यही पढ़ते हैं ना, 38 एटीपी मिलता है। छोटी क्लासेस में पढ़ा था ना 38 एटीपी, तो बड़ी क्लास में हम लोगों ने 38 एटीपी निकालना सीख लिया, कैसे कैसे 38 एटीपी बनता है। क्या 38 आ रही है 38 ही आ रहे होंगे ना सबके। मैम, बट कई की जगह ये बोलते थे ना कि 36 भी होती है। देखो बेटा, बनते 38 एटीपी है, बनते 38 एटीपी है, लेकिन हमारी बॉडी को जो मिलते हैं वो 36 एटीपी मिलता है। 38 एटीपी एग्जैक्टली हमारी बॉडी की उन सेल्स को मिलेंगे जो सेल्स पूरा दिन काम करती रहती है, जैसे हमारी हार्ट सेल्स, हमारा रेस्पिरेशन में लंग्स पूरा दिन काम करती रहती है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कभी नहीं रुकते, चाहे हम सोते रहे, जागते रहे, कुछ भी करते रहे। उन सेल्स को 38 एटीपी मिलेगा, अनलेस हमारी बॉडी की बाकी सभी सेल्स को 36 ही एटीपी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनवा रहा है। देखा ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बने, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ऐसी थोड़ी ना उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब ये भी चीज आज समझ में है क्यों हम उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, सारी पावर बना के उसी ने दी। तो भाई बेचारा माइटोकॉन्ड्रिया खुद भी तो यूज करेगा ना एटीपी, खुद के लिए नहीं चाहिए उसको, वो 2 एटीपी खुद यूज कर लेता है। सिर्फ वो 2 एटीपी एक्स्ट्रा 38 से 38 उन सेल्स को देगा जिन सेल्स का काम पूरा दिन मेहनत करने का है। डन। क्रैब साइकिल वाली स्लाइड दिखा दो। दिखाते एक सेकेंड। तक्षका है मैम, NaDH और NaDH2 में क्या डिफरेंस है बेटा, ये NaDH नहीं होता, ये आपका NaDH2 ही होता है, या फिर NaDH प्लस H पॉजिटिव लिख लो इसको, NaDH प्लस H पॉजिटिव लिख लो, या फिर इसको NaDH2 लिख दो, बात एक है। स्लाइड या फिर इसको NaDH प्लस H पॉजिटिव लिख लो, या फिर शॉर्ट में NaDH2 लिख लो। मैम आपने ये 36 एटीपी क्यों दिखाया नीचे? बेटा 36 इसलिए लिखा ना, क्योंकि अभी तनिष्का बोल रही थी कि मैम कहीं कहीं पे पढ़ते हैं 36 एटीपी मिलता है, तो वो वाला बताया मैंने कि मिलते 36 है, बनते 38 है, और 2 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया खुद यूज कर लेते हैं। क्रैब साइकिल वाली स्लाइड दिखा दो। क्रेब साइकिल वेबसाइट।
हो गया? Yes, ma'am. अब आ गया। अब एक चीज आप देख रहे होंगे, मैंने आप लोगों को एक चीज और जैसे कल की क्लास में भी बताया था कि भाई जो मेरे पास ये NaDH FADH ये दोनों होता है ना, दीज आर लाइक चेक, चेक की फॉर्म में होता है। और ATP क्या है मेरे पास? कैश की फॉर्म में। तो भाई चेक को उठा के मेरे को, लेट्स सपोज मेरे पास एक चेक है, तो चेक हर जगह काम नहीं करता ना, मेरे को चेक को पहले बैंक में ले जाके उसको पैसों में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, नहीं कराना पड़ेगा? Yes, ma'am. तो सेम चीज हमारे सेल के अंदर होती है भाई, जहां पे मेरे को NaDH बन के आ रहा है ना, अब इस NaDH को मेरे को उठा के बैंक में लेके जाना है। हमारी सेल के अंदर भी बैंक होता है, पता है किसी को बैंक? कौन सा बैंक है? सोचो सोचो। न्यूक्लियस। अरे नहीं, Mitochondria. Chloroplast. हाँ माइटोकॉन्ड्रिया ही बैंक की तरह काम करता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो पैसे बना रहा है, वही तो पैसे छाप रहा है। अच्छा. अब कुछ कुछ पैसे तो आपको कैश की फॉर्म में दे देता है, और कुछ पैसे आपको चेक की फॉर्म में दे देता है। वो बोलता है कि भाई अगर सारे के सारे कैश ही दे दिया ना मैंने तुम्हारे हाथ में, तुम सारे खर्च कर डालोगे, इसलिए चेक की फॉर्म में दे देगा कि जब तुमको जरूरत पड़ेगी ना कैश की, तो तुम मेरे पास ही आ जाना, मैं तुमको उसको कैश में कन्वर्ट करके दे दूंगा। फैट की फॉर्म में दे देता है. क्या? फैट की फॉर्म में दे देता है. किसकी फॉर्म में? फैट. फैट की फॉर्म में? Yes, ma'am. नहीं बेटा, फैट की फॉर्म, चेक बोल रही हूँ, चेक। देखो समझो चलो, दिस इज योर, माइटोकॉन्ड्रिया. ऐसे कैसे माइटोकॉन्ड्रिया बोल दिया? अब बोलो ना माइटोकॉन्ड्रिया। These are the crista ना, outer membrane और inner membrane। Yes, ma'am. Yes. inner membrane is crista। यहाँ पे बीच में क्या है? ये मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स के अंदर अब मेरे पास क्या आ गया है? कितने NaDH2 काउंट करना टोटल? अब भाई दो ये रहे, दो और दो चार, चार और 6 10. 10। इस मैट्रिक्स में मेरे पास 10 NaDH2 आ गए। और FADH2 काउंट कर लो भाई जरा, कितने? सिर्फ 2 FADH, है ना? ये मेरे पास है चेक की फॉर्म में। अब मेरे को इनसे क्या बनवाना है? कैश बनवाना है, ठीक है? ये वाली रिएक्शन। अब क्या होता है ना, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लगे रहते हैं। ये वाला प्रोसेस बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? धीरे धीरे समझाऊंगी, जहां पे नहीं समझ में आएगा ना सेम टाइम पे अनम्यूट करके पूछ ले। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लगे हुए हैं। अब क्या होता है ना, ये जो NaDH2 है ये ऑक्सीडाइज होते रहते हैं। कैसे ऑक्सीडाइज होगा? NaDH2 का NaDH प्लस H पॉजिटिव लिख दूं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा? NaD पॉजिटिव प्लस 2H निकल जाएंगे, और एज वेल एज साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये सेम FADH2 करता है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? FAD पॉजिटिव प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है ना, अब एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि भाई यहाँ पे भी मेरे को देखो ये NaD पॉजिटिव है, यहाँ से भी एक NaD पॉजिटिव से बना, यहाँ पे भी तो ये इतने सारे NaD पॉजिटिव क्या हर बार बनते जाते होंगे? कहाँ से आ रहे होंगे इतने सारे NaD पॉजिटिव? ग्लाइकोलाइसिस में भी थे ना? तो ये NaD पॉजिटिव ना यहीं से रिसाइकिल होते रहते हैं, कि जैसे NaDH2 बना और FADH2 बना, ये फटाफट से ऑक्सीडाइज हो गए। ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। Yes, Yes, ma'am. ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, लिखना, गेट ऑक्सीडाइज्ड। ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेंगे? NaD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव। और ये NaD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव वापस से किसी दूसरी क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में हेल्प करना शुरू कर देंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल के आए ना, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के आए,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ खेलना शुरू कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे पे, दूसरे से थर्ड में, ऐसे जंप करते रहता है। तो आप एक चीज देख रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहा है, Yes. आ रहा है, लिखना है इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कहाँ से कहाँ, फ्रॉम up to हाई bottom. एनर्जी टू लो एनर्जी। हाई एनर्जी से लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और जब कोई चीज हाई एनर्जी से लो एनर्जी मूव करती है ना, तो वहां पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सम एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज हुई, और इसी रिलीज एनर्जी का यूज करके, यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रॉन तो ये खेल रहे हैं, और ये जो H पॉजिटिव बने ना, इन H पॉजिटिव को मैट्रिक्स से उठा उठा के कहाँ डाल देंगे हम, कहाँ डाल रहे हैं मैट्रिक्स से उठा उठा के, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ना। Yes, ma'am. Yes. So then we will shift hydrogens matrix into inner membranous space. ये प्रोसेस किसके थ्रू कराते हैं, थ्रू F1 F0 चैनल। अब ये F1 F0 चैनल अभी समझ, इतना बना लो एग्जैक्टली, फिर आगे बता। यस सृष्टि, मैम आप एक बार ये जो कॉर्नर में इक्वेशन लिखी है ना, इसका बता दो, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी, और एक ऑक्सीडाइज वाला। एडमिक इक्वेशन में बेटा मैंने ये लिखा हुआ है कि जो NaDH है ना, ये ऑक्सीडाइज होते रहता है। जैसे ये NaDH2 FeDH2 बने ना, ये फटाफट से ऑक्सीडाइज होते रहेंगे, और ऑक्सीडाइज ही तो हो रहा है। NaDH प्लस H पॉजिटिव के अंदर से हाइड्रोजन निकल रहा है, NAD पॉजिटिव बना, प्लस 2 H पॉजिटिव अलग निकल गए, दो इलेक्ट्रॉन अलग निकल गए। ऐसे ही FeDH2 से FeD पॉजिटिव प्लस 2 H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की तरह मूव करेंगे, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, हाई एनर्जी से लो एनर्जी। उसी एनर्जी को यूज कर करके जो टाइम पे रिलीज होगी, हम हाइड्रोजन्स को मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में शिफ्ट कराएंगे। किस चैनल के थ्रू, F1 F0 चैनल के थ्रू। और इसी प्रोसेस में हम लोग इन NaDH2 FeDH2 से ATP बनवाएंगे। जैसे ही हम हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे ना मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में, तब मेरे को बदले में ATP बना बना के देगा। हो गया? Yes, ma'am. लिखो आगे। अब मैं एक सिंपल सी चीज बना रही हूँ। दिस इज अगेन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर ना ऐसे तो ऐसे लिखना, दिस वन इज योर लाइक ये डायग्राम बना लो छोटू सा। This is your F0
एंड दिस वन इज योर F1। तो यहाँ पे बच्चों जो ये F0 है ना, ये किसमें है? एम्बेडेड है ना मेम्ब्रेन के अंदर। Yes, ma'am. और F1 क्या है? बाहर की साइड निकला हुआ है, प्रोट्यूड आउट है। जो F1 होता है, F1 को हम बोलते हैं F1 इज एटीपी सिंथेटेज है। ये आपका एटीपी सिंथेटेज का काम होता है, एटीपी सिंथेसिस करवाना। तो अब यहाँ पे बच्चों क्या प्रोसेस चलेगा आपका? यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोसेस चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या करे, H पॉजिटिव थे यहाँ पे अंदर बहुत सारे, यहाँ से H पॉजिटिव्स को निकाल के कहाँ भेज रहे हैं? Inner outer इनर मेम्ब्रेन के अंदर भेज रहे हैं। अब जैसे ही हम यहाँ से H पॉजिटिव को ट्रांसफर करेंगे, तो रिटर्न में मेरे को ये F0 प्रोटीन क्या बना के देगा? एटीपी बनवा के ATP. देगा। दो H पॉजिटिव, जब भी हम दो H पॉजिटिव को शिफ्ट करेंगे ना, तो दो H पॉजिटिव से मेरे को एक एटीपी मिलेगा। अब यहाँ पे जरा काउंट कर सकते हो आप कि कितने H पॉजिटिव होंगे। देखो याद करो, एक NADH से कितने H पॉजिटिव मिल रहे हैं? दो ना, तो 10 से कितने मिलेंगे? 20 H पॉजिटिव, 20 और 2 FADH से 4 H पॉजिटिव, एक FADH से 2 H पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो 2 से 4 निकलेंगे ना। तो मेरे पास 20 H पॉजिटिव और 4 एक H पॉजिटिव, तो मेरे को टोटल कितने H पॉजिटिव? 20 H पॉजिटिव से कितने एटीपी बनेंगे? 2 से 10 बनेगी। 2 से 10 एटीपी है ना। अब एक और चीज समझ में आएगी यहाँ पे, मैंने बोला था कि एक NADH से कितने एटीपी बनता है? 3 एटीपी। टोटल कितने NADH है? 10 NADH। 10 है। 10 NADH है ना, तो 10 से कितने बनने चाहिए? 20 30 और इनके इस वाले लॉजिक से कितने दिख रहा है मेरे को बनते हुए? 10 10 एटीपी। इसको भी समझेंगे क्या लॉजिक है यहाँ पे, कि भाई एक NADH से 3 एटीपी बनता है। लेकिन ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास तो H पॉजिटिव कितना है? 10 H पॉजिटिव निकल रहा है। देखो कैलकुलेशन सही नहीं करी हमने वहां पे, क्योंकि वी हैव 10 NADH। एक NADH से कितने एटीपी निकल रहे हैं? कितने H पॉजिटिव निकल रहे हैं? 2 पॉजिटिव, 2। तो 10 से कितने निकलेंगे? 20 निकलेंगे। 20 20 निकलेंगे ना। और लेकिन एटीपी हमारे पास कितने आएंगे 20 के अकॉर्डिंग? 10 आएंगे। अब इस चीज को समझना है हमें बहुत अच्छे से। इस चीज को समझने से पहले जो मैंने आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बताए थे ना, इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को लिख लो, ये क्या क्या होता है। अभी जितना कॉम्प्लेक्स ये लग रहा है ना प्रोसेस, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी सा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के नाम लिखो। हमारे पास टोटल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। We have complex 1, complex 2, complex 3, complex 4 and complex 5। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के। कॉम्प्लेक्स 1 है मेरे पास NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं FMN या फिर FES। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं हम FAD एंड FES। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है साइटोक्रोम PC1 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर 4
cytochrome A3 complex. And the last one is ATP synthetase, जो मैंने आपको लिखवाया ना F1 वाला, वो वाला है ये। पहले कॉम्प्लेक्स 1 से यहाँ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, और एंड में आके यहाँ पे मेरे पास एटीपी बन के आएगा। आपकी वीडियो शो नहीं हो रही है, वीडियो शो नहीं हो रही है क्या मेरी? No, ma'am. एक सेकेंड, लेट मी चेक। अभी विजिबल हुई? Yes, ma'am. मैम बस ये 5 ही होते हैं, क्या? मैम 5 ही होते हैं बस। कॉम्प्लेक्स 5 ही होता है, होते और भी हैं, लेकिन वो आपके NADH और FADH के ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करता, मतलब इससे एटीपी बनवाने में हेल्प नहीं करता। लिख लो कितने बड़े बड़े नाम है, कैसे याद होंगे? बेटा, इतने बड़े बड़े नाम ही याद करेगी, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फिर से बता रही हूँ, याद हो जाएगा। थोड़ा सा कमांड बना के रखना पड़ेगा बस। अब एक चीज लिखो कि भाई अगर मेरे को NADH से एटीपी बनवाना है, तो इन कॉम्प्लेक्स में से मैं सिर्फ और सिर्फ यूज करूंगी कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर 5 NADH के केस में। लेकिन अगर मेरे को FADH से एटीपी बनवाने हैं, तो कौन कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, कॉम्प्लेक्स नंबर 5, ये यूज करेंगे। 1 3 4 5 2 3 4 5। जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 होता है वो सिर्फ और सिर्फ FADH। अब आपको याद भी होगा क्रेब्स साइकिल में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज मैंने बताया था, वो एंजाइम होता है जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर स्पेस में रहता है, और वहां से उठ के मैट्रिक्स में आता है स्पेशली FADH बनवाने के लिए। FADH बनता है ना उसी स्टेप में, Yes, ma'am. लिमरेट, है ना? तो इसीलिए ये सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है सिर्फ और सिर्फ FADH यूज करता है इसको, और कोई यूज नहीं करता। NADH यूज नहीं करना ना सेकंड कॉम्प्लेक्स को। लिख लो इसको, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डन मैम। अब ऐसे लिखना, ऐसी लाइंस ड्रॉ कर लो। ये आपका ये वाला जो स्पेस है, दिस इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? ये आपकी इनर मेम्ब्रेनस स्पेस, ये वाला पार्ट पूरा, और ये एक एक्स्ट्रा लाइन हटा दो। ऐसे याद करना इसको, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस, ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या चल रहा है? NADH2 रिड्यूस होके, सॉरी ऑक्सीडाइज होके क्या बनवा रहा है? NAD पॉजिटिव प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनवा रहा है, आ रहा है ना? Yes, ma'am. अब इसी इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में मेरे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, कौन कौन से? मतलब ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, और मैं अभी NADH का बता रही हूँ। तो NADH कौन कौन सा यूज करता है? 1 वाला, 3 वाला, 4 वाला एंड 5 वाला।
तो फर्स्ट वाला क्या था मेरे पास, FMN एंड FES, ये था या नहीं था। अब क्या करेगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन FMN एक्सेप्ट कर लेगा। FMN किसको देगा इलेक्ट्रॉन, FES को देगा। और FES इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के बाद कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा है, BC1 कॉम्प्लेक्स। Yes. ये किसको देगा, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1, BC1 कॉम्प्लेक्स को देगा इलेक्ट्रॉन, ये रहे। लेकिन अब ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स है, स्पेस ज्यादा हो जाएगा दोनों के बीच में क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स मिस हो रहा है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की जरूरत पड़ेगी मेरे को। वो इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है यहाँ पे UQ। व्हाट इज UQ, UQ इज यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो क्या काम करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन FES ने यूबिक्विनोन को दिए, यूबिक्विनोन ने साइटोक्रोम B को दे दिए। आया समझ में, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे Yes, ma'am. हाई एनर्जी से लो एनर्जी तक इलेक्ट्रॉन आएंगे, तभी जो एनर्जी रिलीज होगी इस एनर्जी को यूज कर करके हाइड्रोजन शिफ्ट कराएंगे। ऐसे ही हो रहा था ना। Yes. कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 4 कौन सा था, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आए, साइटोक्रोम A3 के पास आए। यहाँ पे भी बीच में एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C एक अगेन इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह बिहेव करता है। दिस वन इज अगेन इलेक्ट्रॉन कैरियर जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से कॉम्प्लेक्स नंबर 4 तक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। और फिर 4 से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, F1 F0, इसके पास आए इलेक्ट्रॉन F0 F1 F0 के पास। अब एक चीज समझो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना अभी ये देखने में, हम क्या मैम कर रहे ये हैं। सेकंड कॉम्प्लेक्स के बाद से एक बार रिपीट से बता दो। देखो शुरू से बताते, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या था, FMN FES, उसने इलेक्ट्रॉन लिए, उसने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से थर्ड कॉम्प्लेक्स तक दे दिए, बीच में एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है यूबिक्विनोन। साइड थर्ड कॉम्प्लेक्स ने फोर्थ कॉम्प्लेक्स को दे दिया, फोर्थ कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम AA3, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, जहां पे इलेक्ट्रॉन कैरियर एक साइटोक्रोम C होता है। फिर फोर्थ कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट किसको देगा, ATP सिंथेटेज, उसको ही देगा। ये F1 F0 ही ATP सिंथेटेज है, उसको इलेक्ट्रॉन देगा। सिर्फ इतना बताया आप तक, ओके मैम। ठीक है। अब क्या होता है ना, हाइड्रोजन शिफ्टिंग हमें समझना है, ठीक है। हाइड्रोजन शिफ्टिंग में जब इलेक्ट्रॉन आपका FMN से FES में जा रहा है तो तब ये क्या करता है ना, मैट्रिक्स से 2 हाइड्रोजन उठा के शिफ्ट कर देता है इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में। कितने हाइड्रोजन, यहाँ पे बाहर की साइड दिखा रही हूँ, 2 हाइड्रोजन शिफ्ट कर देता है। अरे यार एक सेकेंड रुकना, इसकी ना थोड़ी सी एनिमेशंस भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ताकि अभी जो माइंड में कंफ्यूजन चल रहे होंगे ना वो सारे क्लियर हो जाए आपको। तो मैंने क्या बोला कि भाई जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को क्रॉस करता है तो तब वो 2 हाइड्रोजन रिलीज करता है, 2 हाइड्रोजन को शिफ्ट कराता है। और जब आपके इलेक्ट्रॉन किसको, यूबिक्विनोन को क्रॉस करते हैं तब भी अगेन ये 2 हाइड्रोजन आयंस को शिफ्ट करता है, 2H पॉजिटिव को शिफ्ट करता है, ठीक है। जब ये अगेन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आते हैं, आपके साइटोक्रोम B से BC1 तक आता है, तब ये अगेन 2 हाइड्रोजन को शिफ्ट करता है, ये ठीक है। तो टोटल कितने हाइड्रोजन शिफ्ट हुए, 2 4 6,
किसके केस में? एक NaDH से, 1 NaDH से कितने हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहे हैं? 6H पॉजिटिव। और हमने पढ़ा है 2H पॉजिटिव से कितने हाइड्रोजन, कितने ATP बनता है? एक ATP बनता है, Yes, ma'am. एक ATP बनता है ना। तो इसका मतलब 6H पॉजिटिव से कितने ATP बनेंगे? 3. तो बन गए एक NaDH से 3 ATP। Yes, ma'am. अब आप बोलोगे मैम NaDH तो सिर्फ एक NaDH तो सिर्फ 2 ही H पॉजिटिव रिलीज करता है, तो यहाँ पे 6 कहाँ से आ गए? हमारा जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है ना, वो बहुत ज्यादा उसके पास हाइड्रोजन आयन होता है, तो अपने और हाइड्रोजन, मतलब यहाँ से रिलीज नहीं हो रहे लेकिन और भी अपने हाइड्रोजन को शिफ्ट करता है इस केस में, जिसकी वजह से एक NaDH से ज्यादा ATP मिलके बनते हैं मेरे पास, क्योंकि हमने अपने पैसों को, अपनी एनर्जी को NaDH की फॉर्म में शिफ्ट कराया था। जैसे वो लाइफ इंश्योरेंस वाली चीज नहीं होती क्या, कि आप अपने पैसों को FD बनवा लो, फिर आपको 1 साल बाद 2 साल बाद उसकी डबल ट्रिपल होके मिलेंगी। Yes. तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, हमने अपने पैसों को NaDH की फॉर्म में रखवाया था। NaDH से आइडियली बनना एक ही ATP चाहिए था, लेकिन हमने रखवाया, हमने वेट किया, तो मेरे को फायदा हुआ ना 3 गुना। बनता एक ATP था, क्योंकि 2 ही H पॉजिटिव को रिलीज करता है अपने अंदर से, 2 H पॉजिटिव से तो एक ATP बनता है, लेकिन हमें वहां से ट्रिपल फायदा हो रहा है, 3 ATP बन के आ रहे हैं। Yes, ma'am. याद रखना है, ठीक है। फिर आपको फाइनली एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे क्या होता है ना, हाफ ऑफ वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2H पॉजिटिव मिलके बनाते हैं वाटर। एक ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है। कैसे याद रखोगे? कि भाई ऊपर से इलेक्ट्रॉन चलते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स, फोर्थ कॉम्प्लेक्स, बाद में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा? कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करा, और 2 H पॉजिटिव और आते हैं जो इसके साथ बाइंड करेंगे, तब मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होता है? O2. ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन नहीं तो एक्सेप्ट करे ना। Yes, ma'am. इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें हमने कुछ नहीं कराया, हाइड्रोजन को शिफ्ट कराया मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में, हाइड्रोजन शिफ्ट होंगे, मेरे को ATP बनवा के देंगे। ठीक है, देखो अब एक चीज आपको बहुत अजीब लगेगी, यहाँ पे फिर से डायग्राम बना रही हूँ, इस बार सिंपल सा बना रही हूँ। पहले मेरे पास मैट्रिक्स वाले पार्ट में हाइड्रोजन आयन ज्यादा है ना, Yes. Yes. हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। मैंने क्या किया, मैट्रिक्स से उठा के इनर मेम्ब्रेन में शिफ्ट कराए कराए, फिर इस F0 F1 के थ्रू इनर मेम्ब्रेन से उठा के वापस मैट्रिक्स में भेज रही हूँ मैं। इसकी लोकेशन देखी, इधर साइड है। वापस मैंने इन हाइड्रोजन को लिया, इनर में शिफ्ट कराया, फिर इनर के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ गया है, नहीं बढ़ गया? Yes, ma'am. यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट है। मैम वही निकाल के वापस डाल दिया तो प्रोटॉन हाँ। ग्रेडियंट कैसे बनेगा? देखो ना, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, यहाँ पे कम थी, यहाँ पे हाई था, यहाँ पे लो था, यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कराया। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की हेल्प से, कैरियर्स की हेल्प से। फिर यहीं से उठा उठा के वापस अंदर भेज रहे हैं, किसकी हेल्प से? ATP सिंथेटेज की हेल्प से। और ये ATP सिंथेटेज का काम होता है कि भाई तुम मुझको 2H पॉजिटिव दोगे ना अगर, तो मैं तुमको एक ATP बना के दूंगा। तो जैसे ही आप यहाँ से हाइड्रोजन उठा के वापस मैट्रिक्स में डालते हो, तो ये तुमको एक ATP बनवा के देता है। ये इस टाइप से होती है बिल्कुल, जैसे यहाँ से ऐसे 2H पॉजिटिव गए, तो ये आपको रिटर्न में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाइंड करा के आपको ATP बनवा के देता है। Okay, ma'am. आ रहा है समझ में? पहले प्रोटॉन ग्रेडियंट बनवा रहे हैं, फिर उसको ब्रेक कर रहे हैं,
पहले बनवाया ना प्रोटॉन ग्रेडियंट, अंदर बहुत सारे हाई H पॉजिटिव आए, कैसे NADH को ऑक्सीडेशन करा करा के H पॉजिटिव बनाए, फिर उनको शिफ्ट करा इनर मेम्ब्रेन में, फिर उठा के वापस मैट्रिक्स में डाला, तब ATP बने। मेहनत करनी पड़ी है नहीं, तभी तो ट्रिपल फायदा हुआ, मेहनत करी। बस यही होता है पूरा प्रोसेस। ये मैंने आप लोगों को NADH का समझा दिया, FADH का भी डिट्टो सेम होता है, बस FADH में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर 2 आ जाएगा। यहाँ पे 6 H पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है, वहां पे 4 H पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर? अब डरना नहीं है इस वाले मैकेनिज्म से, ये मत सोचना मैम एग्जाम में इतना बड़ा बनाने के लिए आएगा क्या, नहीं आएगा एग्जाम में इतना बड़ा। एग्जाम में और नीट में भी नहीं आता, नीट में तो ऑब्वियसली पता है बनाना नहीं आता, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं नीट में, जैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा दूं। सिर्फ आप लोगों को एक चीज करना है, रिवीजन करना है प्रॉपरली जितना मैंने पढ़ा दिया। आया समझ? रिकैप करें एक बार फिर से। यस मैम। मैम इनर में जाकर तो H2 बन जाता है, तो फिर वो H पॉजिटिव कैसे ट्रांसफर करेगा मैट्रिक्स में दोबारा? बेटा मैट्रिक्स के अंदर ये H पॉजिटिव को ट्रांसफर कर रहा है, ये मत समझना कि मैम यहाँ पे तो 2 H पॉजिटिव बाइंड हो गए, वो जो 6 H पॉजिटिव बने ना, एक एक करके उनको भेजता है, ये तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुए H पॉजिटिव, इसमें इसका F0 F1 का कोई खेल नहीं है। लास्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 4 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे, वहीं पे ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएंगे और H पॉजिटिव बाइंड करके वाटर बना लेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 पे जो है वहां पे H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव को शिफ्ट करता रहेगा साथ साथ, जैसे जैसे H पॉजिटिव आते रहेंगे वैसे वैसे शिफ्ट करता रहेगा सेम टाइम पे। तो सिर्फ हम लोगों ने क्या पढ़ा आज की क्लास में, एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा, पहले हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, यूनिवर्सल प्रोसेस, फिर लिंक रिएक्शन करा, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर हमने देखा भाई मेरे पास तो बहुत सारे कैश आ गए, वो आ गए, चेक आ गया, उन चेक को बैंक में लेके गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नाम लिख लेना इस प्रोसेस का, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू हम लोगों ने उन चेक से ATP बनवाया। और ATP बनवाने के लिए आपको पता है ना कि भाई बैंक में जाते कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, एक बार में कभी काम होता है बैंक में? नो मैम। कितने तो वही चक्कर काटने पड़े, मैट्रिक्स से कभी इनर मेम्ब्रेनस स्पेस में, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस से कभी मैट्रिक्स में, तो हमारा इसी से ATP बन के आए, क्योंकि फाइनली हमें जरूरत है कैश की पड़ेगी ना, चेक थोड़ी ना हर जगह ले जाके दिखा देंगे हम। डन? यस। अब इस वाले चैप्टर का सिर्फ एक और लेक्चर लगेगा, हम लोग